शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITM के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। महाबीजानुधानी या लघु बीजाणुधानी, तो ये आपका आता है कि लघु बीजाणुधानी और महाबीजाणुधानी में जो अंतर है वो हम लोग देखेंगे। लघु बीजाणुधानी और महाबीजाणुधानी में अंतर देखेंगे। तो लघु बीजाणुधानी किस तरह से और महाबीजाणुधानी किस तरह से। तो लघु बीजाणुधानी जो जनन है आपका, महाबीजाणु जो जनन है, इसमें आपको अंतर यहाँ पर लिख दिया। हमने अभी बताया कि इसमें आप 3-3 लिखेगा अंतर स्पष्ट करने के लिए, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हम यहाँ पर 4-4 यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसमें देखिए आपको एक लघु बीजाणुधानी में इसमें द्विगुणित लघु बीजाणु, यहाँ पर आपको देखिए लिख दें, आप जैसे कि आप बीजाणु लिख दें। तो इसमें द्विगुणित लघु बीजाणु मातृकोशा से अगुणित लघु बीजाणु का या जो परागकणों का निर्माण होता है इसी में होता है। तो लघु बीजाणुधानी जनन जो है आपका, इसमें द्विगुणित लघु बीजाणु मातृकोशा और अगुणित लघु बीजाणु होता है, और या परागकणों का जो निर्माण होता है इससे होता है। तो इस तरह से आपको आएगा डिफिनेशन करने के लिए, तो आप ऐसा डिफिनेशन भी दे सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें जो अंतर आएगा, तो लघु बीजाणु जनन लिखा है तो इसमें मातृ जो होता है कोशा होता है, मातृ जो इसमें कोशा होता है आपको, वो अगुणित लघु बीजाणु होता है या परागकणों का निर्माण होता है, इसमें आपको बता देना। लेकिन इसमें महाबीजाणु जनन रहेगा तो इसमें द्विगुणित जो होता है आपका, द्विगुणित दीर्घ बीजाणु मातृकोशा से और अगुणित महाबीजाणुओं का निर्माण करता है। इसमें जो होता है आपको द्विगुणित दीर्घ बीजाणु मातृकोशा से होता है, लेकिन अगुणित महाबीजाणु का निर्माण करता है, यानी इससे होता है। और इसमें यहाँ पर दो बात करते हैं, यह परागकोश की परागधानी या लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। ये जो आपको होता है लघु बीजाणु में, तो ये लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत होता है। यहाँ पर ये परागकोश जो होता है परागधानी या लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है, लेकिन यह अंडन या महाबीजाणु के अंदर होता है। इसमें आपको ध्यान देना है, जो कि महाबीजाणु होता है तो यह अंडन या महाबीजाणु के अंदर में होता है। इसे बात करें 3 में, लघु बीजाणुधानी में तो होता है, लघु बीजाणुधानी में कई सारे लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती है, लेकिन इसमें महाबीजाणुधानी में सामान्यतः एकल मातृ कोशिकाएं होती है। इसको आपको याद रखना है। इसमें चलते हैं आपको 4 में, तो एकल मातृकोशा जो होते हैं आपको बीजाणु मातृकोशा से बने 4 लघु बीजाणु सामान्यतः चतुष्कीय और स्टैंड में व्यवस्थित होते हैं। और इसमें होता है जो महाबीजाणु मातृकोशा से बने 4 गुरु बीजाणु सामान्यतः रैखिक स्ट्रैंड के रूप में जो होता है ये व्यवस्थित होता है। तो इसको आपको याद रखना है। मैं बताया था इसके पहले में महाबीजाणुधानी और आपका लघु बीजाणु जनन में इसके बारे में बताते हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या है और महाबीजाणु जनन क्या है, लेकिन फिर भी आपको अंतर स्पष्ट हम करवा देते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बाकी आपको मालूम होगा कि लघु बीजाणुधानी क्या है और महाबीजाणुधानी क्या है, तो उसे आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा कोशिश करें कि इसको याद कर लें, और जब पूरे अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा तो यहाँ से आपको बनाने में भी और आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि महाबीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी में अंतर रहेगा। तो इसको आपको लिख दीजिएगा। और आपको इस तरह से आता है जो कि फिर आपको भ्रूणकोश जो पढ़ाते हैं, अंडा पढ़ाते हैं, तो उसमें भी आपको अंतर आता है कि नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद में अंतर बताइए। तो नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद में अंतर क्या होता है, तो हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताते हैं। देखिए इसका हम आपको पिक्चर दिखाते हैं, और नर युग्मोद और मादा युग्मोद्भिद आराम से आप अंतर लिख सकते हैं। हम आपको बताते हैं, यहाँ पर पिक्चर देख लीजिए और बता भी देते हैं। नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद अगर अंतर आएगा तो नर युग्मोद्भिद का किस तरह से आपको लिखना है। तो नर युग्मोद्भिद में जो होता है आपको बताना है कि नर युग्मोद्भिद में जो लघु बीजाणु होते हैं वो परागकणों से विकसित होता है। आपको सिंपल बताना है कि जो लघु बीजाणु होते हैं वो परागकण से विकसित होता है। लेकिन मादा युग्मोद्भिद में आएगा तो आपको बताना है कि महाबीजाणु से ये विकसित होता है। जो आपको मादा युग्मोद्भिद होता है वो महाबीजाणु से विकसित होता है, जो महाबीजाणु आपको होता है। फिर आपको 2 नंबर में नर युग्मोद्भिद आएगा, तो यह आपको बताना है कि लघु बीजाणुधानी के अंदर नहीं रोका जाता है, ठीक है। और मादा युग्मोद्भिद आएगा तो बताना है कि अस्थायी रूप से महाबीजाणु धारण के अंदर ही रहता है। जो अस्थायी रूप से आपको होता है मेगास्पोडियम, वो अस्थायी रूप से अंदर ही आपको रहता है। अब आपको नर युग्मोद्भिद आएगा, उसको हम लोग गेमेटोफाइट बोलते हैं, मेल और फीमेल। मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं और आपका फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। 3 नंबर में आता है कि नर युग्मोद्भिद विकास 2 अवस्थाएं में होता है, पराग से पहले और फिर पराग के बाद होता है। जो पराग के पहले होता है और परागन के बाद होता है। तो आपको बताना है कि जो विकास होता है नर युग्मोद्भिद का, ये 2 अवस्था में होता है। एगो परागन से पहले होता है और एगो परागन के बाद होता है। इसमें 3 नंबर में देखते हैं मादा युग्मोद्भिद में, तो विकास केवल एक ही चरण में होता है, केवल निषेचन के पहले। उसका जो विकास होता है मादा युग्मोद्भिद का वो एक ही चरण होता है। कब होता है आपको, तो केवल निषेचन के पहले होता है। ऐसे आप लिख दीजिएगा। 3, 4, 5 आपको अंतर आएगा, आराम से लिख सकते हैं। हम आपको 5, 6 बताते हैं। और फिर नर युग्मोद्भिद आएगा। नर युग्मोद्भिद लघु बीजाणु की सीमा से बाहर आता है। लेकिन वही बात करते हैं मादा युग्मोद्भिद का, तो ये बीजाणु जो होता है ये महाबीजाणु होता है, महाबीजाणु के अंदर ही रहता है। और इसमें नर युग्मोद्भिद होता है, इसकी जो वृद्धि होता है मादा जननांग पर पूर्ण होती है, क्योंकि नर युग्मक को मादा युग्मोद्भिद के अंदर जाना होता है।
और आपका मादा जो होता है, इसमें मादा युग्मद्वित होता है, इसमें वृद्धि महाबीजाणु के अंदर ही होती है। लेकिन इस नर युग्मद्वित की बात करते हैं तो इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, नली कोशिका, 2 में आपका जो होती है उसको नर युग्म कोशिका बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको 3 कोशिकाएं होती है, एक नली कोशिका होते हैं, 2 एक नर कोशिका होता है, तो उसमें नर युग्म की बात है। लेकिन इसमें बात करते हैं आपको तो इसमें 7 कोशिकाएं होते हैं, 3 आपको जो होते हैं प्रति कोशिकाएं होते हैं जो प्रतिमुख कोशिकाएं बोलते हैं, प्लस 1 कोसा होते हैं उस फेयर में, प्लस 2 सहायक होता है। लेकिन आप इसी में देख लीजिए इसमें 3 कोशिका होता है तो नली कोशिका होते हैं, 2 नर होते हैं। तो इसमें आपको बता देना कि 3 कोशिका होते हैं तो 1 नली कोशिका होते हैं, 2 आपका नर होते हैं। जो 7 कोशिकाएं इसमें होते हैं तो 3 को आपको जो होगा प्रतिमुख कोशिकाएं हो जाती है, 1 कोसा प्लस होती है स्फेयर होती है, और प्लस 2 एक 2 जो होती है वो सहायक होती है। ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा, फिर कोसा प्लस 1 लिख दीजिएगा, स्फीयर प्लस 2 लिख दीजिएगा, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 को सहायक कोशिका होती है और 1 आपका स्फीयर जो होती है, 3 को प्रतिमुख कोशिकाएं होती है। बात करते हैं फिर नर युग्मद्वित, और आपको एग्जाम्पल के तरह बताते हैं कि सभी कोशिकाएं जरूरी होती है। जो नर युग्मद्वित होती है इसकी सभी कोशिकाएं क्या होती है, जरूरी होती है। दोनों नर युग्मक द्विनिषेचन में भाग लेते हैं और ट्यूब कोशिका के पराग नली के निर्माण करता है, और युग्मक का निर्माण जब करते हैं तो वहन करने लगती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सभी कोशिकाएं जरूरी नहीं होती है। अंड एवं माध्यम कोशिका जो द्विनिषेचन काम में आती है वो केवल सहायक कोशिका में जाती है जो पराग नली में ग्रहण करती है। इसके पहले हम लोग चर्चा कर लीजिए, इसलिए आपको जल्दी से बताते हैं, इसको याद कर लीजिए। इसके पहले हम नर युग्मद्वित और मादा युग्मद्वित की चर्चा कर लीजिए। नर युग्मद्वित और मादा युग्मद्वित आपको अच्छी तरह से याद भी होगा। एक और आपको एग्जाम्पल बताते हैं नर युग्मद्वित का, कि निषेचन के बाद जो नर युग्मद्वित का जो शेष होता है ना, जो बचता है वो नष्ट हो जाता है। तो नर युग्मद्वित का जो शेप होता है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन निषेचन के बाद भ्रूण और भ्रूण कोश की सक्रिय वृद्धि होती है, किसमें, मादा युग्मद्वित में रहती है। तो इसमें जो निषेचन के बाद युग्मद्वित का होता है शेप वो नष्ट हो जाते हैं, और निषेचन के बाद जो भ्रूण कोश का इसमें रहता है वो सक्रिय होती है, किसमें, तो मादा युग्मद्वित में होती है। तो नर युग्मद्वित और मादा युग्मद्वित का आपका होता है। और इसके पहले हम लोग परागण भी पढ़ चुके हैं, तो परागण फिर से हम एक बार इसके जो बाद वाला है फूल का परागण है उसमें एक बार और परागण देखेंगे, पोलिनेशन के बारे में, 100 परागण पर परागण एक बार और हम लोग देखेंगे। उसके बाद परागण के लाभ पढ़ते हैं, 100 परागण के लाभ, पर परागण के लाभ, इसके बाद हम लोग करते हैं। यहाँ तक आप